अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हमज़ा सुल्तान आपके लिए सेकेंड ईयर की एफएससी और आईसीएस की मैथमेटिक्स लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का फर्स्ट जो टॉपिक है फंक्शन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली जो फंक्शन है हमारा, ये हमारी जो कैलकुलस है, सारे की सारी कैलकुलस मोस्टली जो डिपेंड कर रही होती है वो डिपेंड कर रही होती है फंक्शन पर। तो ये आगे चल के हम देखेंगे कि क्यों जो कैलकुलस है उसको हमने ये कहा कि जो फंक्शन है वो सारे का सारा उसके लिए एक बेसिक पार्ट है, उसकी बुनियाद है। तो फंक्शन डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं सेट किसको हम कहते हैं। सेट की डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। हमने क्या कहा है कि इसमें दो वर्ड्स, डिस्टिंक्ट, सेकंड क्या है वेल डिफाइंड, कि जो कलेक्शन चीज़ों का मजमुआ इन दो कंडीशंस को, इन दो प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करे, हम उसे क्या कहते हैं, वो एक सेट फॉर्म करता है। सपोज हमारे पास एक कलेक्शन है 1 2 3 4 5, ये हमने कोई नेचुरल नंबर्स का एक कलेक्शन ले लिया। अब देखें ये सारे के सारे नंबर जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है, ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। सेकंड हमने क्या कहा हुआ है कि क्या उनको और क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। सपोज आप इसको कोई नाम दे लें, ये हमारे पास सेट है ए, और सेट की नोटेशन को लिखते वक्त हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। हम कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं 2। अब हम देखते हैं कि ये 2 सेट ए से बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो ये देखें हमारे पास सेट ए में 2 है, तो हम क्या कहेंगे, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली आप एक और कोई नंबर ले लें 6। अब देखते हैं कि हमारे पास जो सेट ए है उसमें 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे कि हम देखते हैं सेट ए में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। 6 इसमें नहीं इंक्लूड हो रहा, तो हम क्या कहेंगे, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई आर्बिट्रेरी नंबर खुद से चूज किया और फिर हमने क्या देखा, आया कि वो नंबर सेट ए से बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो इस चीज को हम कहते हैं कि वो क्या है, वेल डिफाइंड है। इसके बाद एक और टर्म है हमारे पास सबसेट। तो सपोज करें आपके पास है बी, वो है 1 2 3। अब देखें B जो है वो A के कुछ एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। 1 भी A में है, 2 भी A में है, 3 भी A में है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो B है वो A के कुछ एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, B इज सबसेट ऑफ A। B A का सबसेट है। अब सबसेट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, अगर तो वो उसके कुछ एलिमेंट्स, जैसा कि ये B है, ये A के कुछ एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि B A का प्रॉपर सबसेट है। एक और सेट आप ले लें, सपोज C है आपके पास 1 2 3 4 5। अब जो C है और A है, जो एलिमेंट्स A में है वही एलिमेंट्स हमारे पास C में है, तो हम क्या कहेंगे कि जो C है वो A का इम्प्रॉपर सबसेट है, और इसको लिखेंगे हम C इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि A सेट और C सेट जो है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये हमारी अब जो डेफिनेशन हम जब फंक्शन की करेंगे तो उसमें हम वर्ड यूज करेंगे सेट का, इसलिए हमने पहले सेट को डिफाइन कर लिया और आगे हमने सबसेट को डिफाइन कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो एक और टर्म यूज होगी फंक्शन में वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सपोज आपके पास दो सेट्स हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3, B आपके पास है 4 5 6। तो ये आप हमने क्या अब डिफाइन करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं, A क्रॉस B। हम इसको सिंपली समझने के लिए क्या करते हैं, एरो डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। सपोज ये हमारा सेट A है, ये वाला सेट B है। A सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3। B के कौन से हैं, 4 5 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि सेट A का हर एलिमेंट सेट B के हर एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा। कैसे, 1 को हम 4 से भी लिखेंगे,
1 کو 5 کے ساتھ بھی لکھیں گے, 1 کو 6 کے ساتھ بھی لکھیں گے. سملرلی 2 کو 4 کے ساتھ لکھیں گے, 2 کو 5 کے ساتھ لکھیں گے اور 2 کو 6 کے ساتھ بھی لکھیں گے. اور اسی طرح 3 کو 4 کے ساتھ, 3 کو 5 کے ساتھ اور 3 کو 6 کے ساتھ لکھیں گے. مطلب ہمارے پاس ٹوٹل کتنے پیئر بنیں گے؟ 3 ملٹیپلائی 3 9 پیئرز بنیں گے. تو A کراس B میں کیا ہمارے پاس ایلیمنٹس آئیں گے؟ کارٹیزین پروڈکٹ آف سیٹ A اینڈ سیٹ B کیا ہوگی؟ 1 4 1 5 1 6. اسی طرح آئے گا آگے 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 اینڈ 3 6. یعنی کہ یہ کنٹینیو رہے گا. جو ہمارے پاس لاسٹ پیئر آئے گا وہ آئے گا 3,6. تو یہ ہمارے پاس کارٹیزین پروڈکٹ ڈیفائن ہوگی. اب اس کارٹیزین پروڈکٹ کا یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نے پرینتھیسز میں لکھا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ آرڈرڈ پیئر. اس کو ہم اس ایک ایلیمنٹ کو آرڈرڈ پیئر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں کہ ہم نے جو کارٹیزین پروڈکٹ ڈیفائن کیا وہ کیا ہے؟ A کراس B. پہلے سیٹ A آئے گا پھر سیٹ B آئے گا. تو یہ جو ایلیمنٹ 1 ہے یہ کس سے آ رہا ہے؟ سیٹ A سے. سیکنڈ ایلیمنٹ 4 یہ کون سے سیٹ سے آ رہا ہے؟ B سے. یعنی کہ جو کارٹیزین پروڈکٹ ہم نے ڈیفائن کی ہے اس میں ہم نے جو اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ کون سی ترتیب سے لکھے ہیں؟ پہلے ایلیمنٹ A کا آیا ہے, سیکنڈ ایلیمنٹ B کا آیا ہے, تو اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آرڈرڈ پیئر. اگر اس میں کوئی آرڈر نہ ہو, ان آرڈرڈ پیئر بھی ایک ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں ہم کوئی جیسے یہ 1 4 ہے اسی طرح 4 1 آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا ان آرڈرڈ پیئر آئے گا. تو یہ آگے ہمارے پاس کارٹیزین پروڈکٹ. اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے ریلیشن. ریلیشن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فرض کر لیں یہی والے دو سیٹس ہیں, سیٹ A اور سیٹ B. ہم اپنے پاس سے کوئی ایک رول ڈیفائن کر لیتے ہیں جس کی مدد سے ہم ان دونوں سیٹس کو آپس میں ملاتے ہیں, ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں. تو ہم اس کو کیا لکھیں گے؟ A related to B such that for all A belongs to set A and B belongs to set B. اب ہم نے ان کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے؟ ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ every element of set A is square of element of set B. کہ ہم نے اس پر جو رول اپنی طرف سے ڈیفائن کیا وہ کیا ہے کہ A کا ہر ایلیمنٹ جو B کے اندر ہے اس کا سکوئر ہے. ویورز یہ تھی ہماری بیسک چیزیں جو ہم آگے فنکشن میں ڈیفائن کریں گے. ہم نے ان چیزوں کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا کیونکہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے فنکشن. تو اب ہم اپنے جو مین ٹاپک ہے فنکشن اس کی طرف موو آن کرتے ہیں. جی ویورز اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک پہ فنکشن پر. فنکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ If A and B are two non-empty sets then a rule manner correspondence mapping کہ ایک ایسا رول مینر کراسپونڈنس یا میپنگ ایف, اس کو ہم نے جو کراسپونڈنس ہے اس کو ہم نے نام دیا ایف کا, وچ ایسوسیٹ ٹو ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ ایکس بلانگس ٹو سیٹ اے ا یونیک نمبر وائی بلانگس ٹو سیٹ بی از کالڈ ا فنکشن فرام سیٹ اے ٹو سیٹ بی. تو یہ ہماری ڈیفینیشن ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں جیسے ہے نان ایمٹی سیٹس. فنکشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس سیٹس ایمٹی نہیں ہونے چاہیے. اگر سیٹ ایمٹی ہوں گے تو ہم ان کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو جو سیٹ اے اور بی ہیں ان کو نان ایمٹی ہونا چاہیے, وہ سنگل ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کے 2 یا 3 ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. دین رول ایف, ہم نے جو فنکشن ہے اس کو کیا کہا کہ ایف ایک ایسا فنکشن ہے وچ ایسوسیٹ ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ آف اے, کہ سیٹ اے کے ہر ایلیمنٹ کو یونیک نمبر فرام سیٹ بی, کہ اے کے ہر ایلیمنٹ کو سیٹ بی میں سے ایک نمبر ایسوسیٹ کرتا ہے. تو اس ایف کو پھر ہم کیا کہتے ہیں, وہ ہوگا ایک فنکشن اے سے بی تک. ہم اس کو ایرو ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں. سپوز کریں اے ہمارے پاس ہے 1 2 3 اور سیٹ بی ہے ہمارے پاس 4 5 6. ہم یہاں پر ڈائیگرام ڈرا کرتے ہیں 1 2
3, ये सेट A है और ये सेट B है 4 5 6। सपोज A रिलेटेड है 4 के साथ और 2 रिलेटेड है 5 के साथ, 3 किसी के साथ हम रिलेट नहीं करते। इसी तरह एक और डायग्राम ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 6। सेट A है, ये वाला सेट B है। सपोज 1 रिलेटेड है 4 के साथ और 1 रिलेटेड है 5 के साथ, 2 रिलेटेड है 6 से और 3 भी रिलेटेड है 6 के साथ। एक और डायग्राम हम लेते हैं 1 सेट A और सेट B के 1 2 3 4 5 6। सपोज 1 रिलेटेड है 4 के साथ, 2 भी रिलेटेड है 4 के साथ और 3 रिलेटेड है 5 के साथ। और एक और डायग्राम ले लें सेट A 1 2 3, सेट B 4 5 6, 1 रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड है 5 से और 3 रिलेटेड है 6 से। तो ये अब हमने मुख्तलिफ डायग्राम्स ड्रा की हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। सबसे पहले हमने देखा सेट जो हमने लेने हैं वो कौन से होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। तो सेट A और B दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। अब हम आते हैं डेफिनेशन पर फंक्शन की। क्या वो उन्होंने क्या क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू A, कि A का हर एलिमेंट जो है वो बिजी होना चाहिए, उसका कोई ना कोई हमारे पास B में आंसर आना चाहिए। ये जो सेट A है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी इनपुट है और जो सेट B है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी आउटपुट है। ये फर्स्ट डायग्राम देखें, इसमें देखें 1 रिलेटेड है 4 के साथ, 2 रिलेटेड है 5 के साथ, मगर 3 का कोई हमारे पास रिलेशन नहीं आ रहा। तो हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन का जो पहला पार्ट है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A, अब इसमें A का एलिमेंट बिजी ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये वाला फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट डायग्राम में आ जाए, उसमें क्या है कि 1 रिलेटेड है 4 से और 1 रिलेटेड है 5 के साथ। तो इसमें अब देखें 1 के हमारे पास 2 आगे इमेजेस आ रहे हैं। हमने क्या कहा है, सेकंड पार्ट क्या है, अ यूनिक नंबर, सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर हमारे पास A का B में आ सकता है, मगर यहां पर 1 4 के साथ भी है, 1 5 के साथ भी है। एक ही नंबर के 2 इमेजेस मिल गए तो हम क्या कहेंगे, ये वाला भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट डायग्राम में देखें 1 रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड है 4 से और 3 रिलेटेड है 5 के साथ। सेट A के सारे एलिमेंट बिजी हैं। दूसरी क्या है, यूनिक। अब देखें 1 भी 4 के साथ है, 2 भी 4 के साथ है, कोई इशू नहीं होगा हमारे पास। क्यों, हमने क्या कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज अ यूनिक एलिमेंट इन B। तो A 1 और 2 जो है इन दोनों का एक ही इमेज आ रहा है। इधर हमारे पास एक इमेज हो सकता है, मगर यहां का कोई भी एक एलिमेंट 2 के साथ रिलेट नहीं कर सकता। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फंक्शन है, क्योंकि एक हर एलिमेंट बिजी है और सेकेंडली हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हमें मिल रही है। लास्ट में देखते हैं 1 4 के साथ है, 2 5 के साथ है, 3 6 के साथ है, हर एलिमेंट A का B के साथ रिलेटेड है, इसका इमेज मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये भी हमारे पास फंक्शन है। तो इसमें आप हमने देखा कि सेट फंक्शन किस तरह फॉर्म होता है। किसी भी चीज को, किसी भी फंक्शन को अगर हम एरो डायग्राम की मदद से देखें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। तो व्यूअर्स, हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो फंक्शन है हमारी कैलकुलस की बेस है। किस तरह बेस है, अगर हमें फंक्शन आ जाता है, हम फंक्शन को समझ जाते हैं और हमें पता है फंक्शन किसको कहते हैं, तो हम किसी भी फंक्शन की लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं। अगर फंक्शन की लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं तो हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात कर सकते हैं। फंक्शन की कंटिन्यूटी का पता चल जाए तो हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। अगर एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल है तो उसके डेरिवेटिव्स को भी फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस को भी स्टडी कर सकते हैं, और इसी तरह फिर हम एंटी डेरिवेटिव्स यानी कि इंटीग्रल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। इंटीग्रल आगे फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट इंटीग्रल्स भी हो सकते हैं। मींस यही हमारी सारी कैलकुलस है जिसमें हम फंक्शन, लिमिट्स, इस तरह के कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल को करते हैं। ये सारे का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन पर है। तो मतलब जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत ज्यादा वसी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इस चीज को आपने समझ लेना है, अच्छे से समझ लेना है कि फंक्शन क्या चीज होती है। हमने इसको देख लिया। अब अगर हम बात करें कि इसकी यूनिक नंबर,
کہ ہر ایلیمنٹ کا ایک یونیک ہے. ہم اس کی ایک ایگزامپل کو لے لیتے ہیں. سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ ہے f of x is equal to square root x. ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم کسی نمبر کا اسکوائر روٹ فائنڈ کرتے ہیں, جیسے 4 کا اسکوائر روٹ فائنڈ کرتے ہیں, اس کا آنسر کیا آتا ہے پلس مائنس 2. اسی طرح اگر ہم اسکوائر روٹ 9 دیکھتے ہیں تو اس کا آنسر کیا آتا ہے پلس مائنس 3. ہم اس کی ایرو ڈائیگرام ڈرا کرتے ہیں. اس میں اب ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم اس فنکشن میں نیگیٹو نمبرز کو اپنے سیٹ اے میں, یعنی کہ ان پٹ کے طور پر ہم نیگیٹو نمبرز کو نہیں دے سکتے, کیونکہ جو نیگیٹو نمبرز ہیں وہ انڈیفائنڈ ہوتے ہیں. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ سیٹ اے کا ایک اسپیسیفک نیم ہے جس کو ہم ڈومین کہتے ہیں, سیٹ بی کو ہم کو ڈومین, یا اس میں پھر آگے رینج کی بات کریں گے. تو سپوز کریں ہمارے پاس جو سیٹ اے ہے اس میں ایلیمنٹس ہیں 1 2 3 4 سو آن. اسی طرح ہمارے پاس جو اس کا سیٹ بی ہے وہ کیا ہے -2 -1 0 1 2 اس طرح سو آن. تو جب ہم ان پٹ کے طور پر 4 دیتے ہیں, اسکوائر روٹ 4 کیا آنسر دیتا ہے پلس -2, یعنی کہ -2 کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہو رہا ہے اور +2 کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہو رہا ہے. ہم نے ایک ان پٹ دی, اس کی 2 آؤٹ پٹس ہمیں مل رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے ویلیو پٹ کی تھی اس کی ہمیں ایک یونیک, صرف ایک آنسر نہیں ملا, ہمیں اس کے 2 آنسر مل رہے ہیں, یعنی کہ اس کی یونیکنیس ختم ہوگی. تو ہم کیا کہیں گے, یہ والا جو فنکشن ہم نے کہا تھا, ریلیشن کہا تھا, اس کو ہم فنکشن نہیں کہہ سکتے. یہ کوئی ریلیشن ہو سکتا ہے مگر یہ ایک فنکشن نہیں ہے. اب آگے ہم بات کرتے ہیں, جیسے کہ بھی ہم نے یہ لکھا ہے, کسی بھی کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں, فنکشن کو لکھتے ہیں f of x سے. ہم نے کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس 2 سیٹ ہیں, فرسٹ کو ہم ان پٹ کہتے ہیں, دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں آؤٹ پٹ ہیں. مینس ہمارے پاس کوئی x ہے ایز ان پٹ. f ایک ایسی مشین ہے جو اس پر ایکٹ کرتی ہے اور ہمیں آنسر دے دیتا ہے f of x. x کہاں سے بلانگس کر رہا ہوتا ہے, فرسٹ سیٹ سے, سیٹ A سے, اور f of x کس سے بلانگ کرے گا, سیٹ B سے. اس f of x کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم لکھ سکتے ہیں y کے ایکول بھی لکھ سکتے ہیں, یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں y is equal to f of x. یہاں سے ایک اور بات ہمیں سامنے آئی ہے کہ 2 طرح کے ویریبلز ہوتے ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں اور دوسرے کون سے ہوتے ہیں, ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہوتے ہیں, جن کو ہم ایز اے ان پٹ لے رہے ہیں. یہاں پر x ہمارے پاس ان پٹ ہے, y ہمارے پاس کیا ہے, آؤٹ پٹ ہے. تو کیا کہیں گے ہم, x ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور y کیا ہے, ڈیپینڈ کر رہا ہے f پر, تو y ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو اسی طرح ہمارے جو کانسٹنٹ ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جنرل کانسٹنٹ اور دوسرے ہوتے ہیں پارٹیکولر یا اسپیسیفک کانسٹنٹ. سپوز y is equal to mx plus c ہے اور ایک ہے y is equal to 2x plus 5. اب اس میں یہ جو m اور c ہیں یہ جنرل کانسٹنٹس ہیں. اس میں ہم m کی کوئی ویلیو دے سکتے ہیں, c کی کوئی ویلیو دے سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس جنرل کانسٹنٹس آگے, اور یہ ہمارے پاس 2 اور 5 کے ہیں, یہ اسپیسیفک ہم نے کہا دیا, یعنی کہ اس کا ایک ہی گراف بنے گا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے, اسپیسیفک یا پھر پارٹیکولر کانسٹنٹ کہیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس فنکشن کو ڈیفائن کریں کہ ہم میتھمیٹیکلی فنکشن کو کس طرح لکھ سکتے ہیں. تو وہ لکھنے کا طریقہ ہے f is a function from set A to set B, اور لکھا کیسے جاتا ہے, y is equal to f of x. اس بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور دوسرا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو اس کے کچھ ہم نوٹس لکھتے ہیں. اب فرسٹ ون کیا ہے کہ یہ جو فنکشن ہے اس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ہمارے پاس کلیکشن آف آرڈر پیئرز. f function f is collection of ordered pairs.
छोटी सी इसकी एक एग्जांपल ले लें, सेट ए 1 2 एलिमेंट उसके और सेट बी के एलिमेंट हैं 4 5। तो फंक्शन क्या होगा, एक एलिमेंट रिलेट होने चाहिए, 1 4 के साथ है, 2 5 के साथ है। तो f क्या होगा, अगर इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो ये बनेगा 1 4 और 2 5। अब इसके हम क्या कहते हैं कि जो पैरेंथेसिस में लिखा है एक एलिमेंट, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। अगर हम ये कहें कि अब ऑर्डर पेयर है, जब हम इनके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कौन कौन से बनेंगे, 1 4 1 5 2 4 2 5। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट है f इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। हमने इधर देखा कि हमारे पास जो फंक्शन बना है उसके दो एलिमेंट्स 1 4 और 2 5 है, और जब देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कितने आएंगे, 4 एलिमेंट्स 1 4 1 5 2 4 2 5। यानी कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स को कह दिया कि वो फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, और कुछ एलिमेंट्स जो हमारे फंक्शन की प्रॉपर्टी या उसकी जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहे। तो इसलिए क्या कहेंगे हम, ये फंक्शन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स कर रहा है फंक्शन f से एंड a और c भी बिलोंग कर रहा है फंक्शन से, तो हम क्या कहेंगे, b इक्वल होना चाहिए c के। हमने फंक्शन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो a एलिमेंट है सेट a का, उसको यूनिकली एसोसिएट होना है सेट b के एक एलिमेंट के साथ। इधर हमने क्या कहा, a और b भी बिलोंग कर रहा है f से फंक्शन से, a और c भी बिलोंग कर रहा है उसी फंक्शन से। अब फंक्शन की डेफिनेशन में है कि a का एलिमेंट b के एक ही एलिमेंट के साथ ही मैप कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो b और c है ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है, ये एक सेम एलिमेंट ही होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, डोमेन, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है और उसकी कोडोमेन क्या होती है। उससे पहले हम एक है इंटरवल्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इंटरवल्स क्या चीजें होती हैं। सपोज हम कहते हैं कि x बिलोंग कर रहा है 1 5 से, x बिलोंग कर रहा है 1 ये हमने 5 डिफरेंट नोटेशंस को लिखा है। अब हम ये देखेंगे कि इन 5 डिफरेंट नोटेशन में क्या फर्क आ रहा है। फर्स्ट नोटेशन में देखें हमने क्या कहा है कि x बिलोंग कर रहा है सेट 1 और 5 जिसके एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो सकती है, यहाँ x इक्वल 1 हो सकता है या x एग्जैक्टली इक्वल हो सकता है 5 के, इसके अलावा x की कोई और वैल्यू नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या कहा हुआ है कि x बिलोंग कर रहा है इंटरवल 1 और 5 से। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं तो ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 5। इसमें x की वैल्यू 1 से बड़ी 1 और 1 से बड़ी 5 और 5 से छोटी सारी कंटिन्यूस वैल्यूज जो हैं पॉइंट्स वाली भी, वो भी इंक्लूड हो सकती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक क्लोज इंटरवल है, एक कंटिन्यूस इंटरवल है। सेकंड हमने क्या कहा हुआ है कि x बिलोंग कर रहा है 1 और 5, इसको हमने पैरेंथेसिस में लिखा है। जब किसी भी इंटरवल को आप पैरेंथेसिस में लिखते हैं तो वो उसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल है। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 5 लेस देन 5। तो इसका जो हमने क्या, जब हम ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो उसके जो एंड पॉइंट्स हैं 1 और 5 ये इंक्लूड नहीं होंगे, मगर 1 का राइट नेबरहुड और 5 का लेफ्ट नेबरहुड ये इंक्लूड होंगे। मींस अब हम क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1.00001 ये हो सकती है, ये इसका 1 का राइट नेबरहुड है। और या फिर कह सकते हैं जो x है वो इक्वल हो सकता है 4.9999 सो ऑन। तो ये इस 5 का लेफ्ट नेबरहुड हो गया। ये जो दो इंटरवल्स हैं इनको हम कहते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, या इसको कह देते हैं
क्लोज ओपन इंटरवल या इसको कह सकते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसमें जिधर स्क्वायर ब्रैकेट होगी वो वाला पॉइंट इंक्लूड होगा, जिधर पैरेंथेसिस लगी हुई है वो वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। इसमें अब 1 इंक्लूड है मगर 5 की जो लेफ्ट नेबरहुड है वो इंक्लूड होगी। इस तरह लास्ट इंटरवल जो है ये है, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, मींस इसको हम लिख सकते हैं इस वाले को कि x क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 5, इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 1 लेस देन आर इक्वल टू 5। मींस इसमें 1 की राइट नेबरहुड इंक्लूड हो सकती है मगर 1 इंक्लूड नहीं होगा। अगर कोई कहे कि ये जो 1 है इसकी राइट नेबरहुड क्या है 1.1 है, तो हम कहेंगे कि ये बहुत दूर है इसकी नेबरहुड। इससे पहले अगर हम ये कह दें कि 1.00001 तो ये 1 की नेबरहुड कहलाएगी। अब हम आते हैं अपना जो लास्ट टॉपिक है फंक्शन का, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और रेंज किसको हम कहते हैं। जो फंक्शन है हम उसको बेसिकली बात कर, जो उसकी डोमेन कोडोमेन है उसको हम बेसिकली इन इंटरवल्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होती है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, सेट ऑफ all values of x when function is defined, कि x की वो वैल्यूज वो इनपुट जिस पर कोई फंक्शन डिफाइन हो, उन जो वैल्यूज का जो सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेट को डोमेन कहेंगे। अब इसमें डिफाइंड का क्या मतलब है, सपोज करें हमारे पास f ऑफ x है 1/x। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी नंबर में डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है वो अनडिफाइंड हो जाता है, उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि x नॉट इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f वो क्या होगी, सारे का सारा रियल नंबर, उसमें से हम जो 0 है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे। तो अब ये जो डोमेन ऑफ फंक्शन है वो क्या, रियल नंबर में से हमने सिर्फ 0 निकाल देना है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू 0.1 पुट कर दें, 0.001, तो हमारे पास हमारे फंक्शन का कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल आप ले लें, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/√x-3। अब यहां पर दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम उसको भी अनडिफाइंड, क्योंकि वो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, उसको भी हम अनडिफाइंड कह देंगे। और सेकेंडली क्या है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स हम क्या कहेंगे, x-3 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मगर x-3 0 के इक्वल नहीं हो सकता। x-3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, x-3 शुड बी ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 3। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस उसमें से जो 3 है, सॉरी इसकी जो डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ f वो क्या होगा, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि ओपन इंटरवल आएगा 3 से इन्फिनिटी तक। 3 की राइट नेबरहुड होगी, उससे आगे सो ऑन जो नंबर हम पुट करेंगे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन होगा। सेकंड क्या है कि इसकी कोडोमेन किसको कहते हैं। हम इसमें बात कर रहे हैं फंक्शन की f फ्रॉम a टू सेट b तक। डोमेन हमने क्या कहा है कि a की वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइन है उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। अब हम कोडोमेन, सिंपली ये जो सेट b है इसको हम क्या कह देंगे, सेट b इज कॉल्ड कोडोमेन। लास्ट वन है रेंज, क्या होती है फंक्शन की। हमने क्या किया कि जब हमने डोमेन की बात की थी उस वक्त क्या कहा था, फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए। जब हम बात करते हैं रेंज की तो उसमें हम डिफाइंड का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे,
set of all values of y as per values of x, यानी कि सेट B की, अब y बिलोंग कर रहा है B से, x बिलोंग कर रहा है सेट A से, हम A में से फंक्शन की कौन सी वैल्यू देते हैं और उसका हमें सेट B में कितना आंसर मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, उसकी रेंज होगी। इसकी एक एग्जांपल ले लें। सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ x है, हमने इसकी ले ली। अब हमें पता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। और ये जो हमारा फंक्शन है ये है हमारा r टू r, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। हम इस एक एग्जांपल से ये तीनों डेफिनेशन, डोमेन क्या है, कोडमेन क्या है, रेंज क्या है, उसके बारे में देख सकेंगे क्या होता है। जैसे अभी हमने कहा कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 और इसके दरमियान इसकी वैल्यूज वेरी करती रहेंगी। मींस इसकी जो आएगा -1 से 1 तक ये इसका आंसर आएगा, क्लोज इंटरवल की फॉर्म में आ गया। तो अब हम कहेंगे ये जो फर्स्ट है इनपुट के तौर पर जो हम r ले रहे हैं ये क्या होगी, हमारी डोमेन होगी। सेकंड जो सेट हमने कहा हुआ है वो भी r है, उस r को हम क्या कहेंगे, कोडमेन है इसकी। और फंक्शन क्या हमें वैल्यू दे रहा है, -1 से 1 तक, तो ये जो -1 से 1 आंसर आया है इसको हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन f। तीनों इस एक एग्जांपल में क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे फर्दर हम फंक्शन को ग्राफिकली किस तरह ड्रा कर सकते हैं, उसके अलावा फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इस सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप इस लेक्चर को आपने सही तरह से समझ लेना है, क्योंकि सारे अब जो इसके बाद जितनी हमारी कैलकुलस है, मेजर पार्ट जो है मैथ का वो कैलकुलस है। अबाउट 30 to 40% जो है वो कैलकुलस पर डिपेंड कर रहा है। और कैलकुलस खुद किस पर डिपेंड कर रही है, फंक्शन पर। अगर आपने फंक्शन को सही तरह से समझ लिया आपको कैलकुलस आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।